हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर सदफ अमरीन और आज हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे प्री-इक्लेम्पशिया। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने बात की थी व्हाट इज़ प्री-इक्लेम्पशिया, क्या क्या उसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, क्या क्या उसके अंदर हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हमने इंसिडेंस डिस्कस किया था, फिर उसके बाद हमने बात की थी रिस्क फैक्टर्स की। आज हम बात करेंगे एटियोपैथोलॉजी ऑफ प्री-इक्लेम्पशिया। अगर आपने मेरा इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ प्रीक्लैम्पशिया। तो तीन पैथोगनोमिक फीचर्स हैं ऑफ प्रीक्लैम्पशिया के, क्या क्या हैं? हाइपरटेंशन, प्रोटीनूरिया एंड एडीमा। हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में कि जो पैथोगनोमिक फीचर्स हमें प्रीक्लैम्पशिया में देखने को मिलते हैं, क्या क्या देखने को मिलता है। एक हाइपरटेंशन मिलता है, प्रोटीनूरिया मिलता है और एडीमा मिलता है। तो सो लेट अस start discussing each factor in detail by one. Okay. हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर सदफ अमरीन और आज हम बात करने वाले हैं इटियोपैथोलॉजी ऑफ प्रीक्लैम्पशिया। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने बात की थी प्रीक्लैम्पशिया क्या होता है, प्रीक्लैम्पशिया का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, उसके बाद हमने बताया था कि इसके अंदर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के अंदर तीन चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक ब्लड प्रेशर मिलता है, दूसरा हमें मिलता है एडीमा और तीसरी चीज़ मिलती है हमें प्रोटीनूरिया। ठीक है, उसके बाद हमने बताया था आपको इंसिडेंस बताया था कि ज़्यादातर जो होता है इंसिडेंस किसके अंदर था, प्राइमरी के अंदर 10% देखने को मिलता है, जबकि मल्टी वुमेन जो होती है, मल्टी ग्रेविडा जिनका होता है, उनके अंदर 5% लोगों के अंदर देखने को मिलता है। फिर उसके बाद हमने बात की थी क्यों क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जिनके अंदर जो होता है कि प्रीक्लैम्पशिया हो सकता है। जो रिस्क फैक्टर हैं जो कि प्रोडिस्पोज करते हैं फॉर डेवलपिंग प्रीक्लैम्पशिया, वो डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने मेरा इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ प्रीक्लैम्पशिया। ठीक है, इक्यो इसके अंदर जो होता है कि तीन पैथोगनोमिक फीचर्स हैं प्रीक्लैम्पशिया के। क्या क्या है वो पैथोगनोमिक फीचर्स? एक है हाइपरटेंशन, दूसरा है प्रोटीनूरिया और तीसरा है हमारा एडिमा। प्रीक्लैम्पशिया की जो पैथोजेनेसिस होगी वो बेसिकली दो चीज़ों पे बात की जाएगी। नंबर वन, एक एंडोथेलियल डिस्फंक्शन, दूसरा होगा वेजोस्पाज्म। दो चीज़ें होंगी, एक होगा एंडोथेलियल डिस्फंक्शन, दूसरा होगा वेजोस्पाज्म। जो किस तरीके से होगा, कहाँ कहाँ होगा, क्या कॉज करेगा, वो हम आपको आगे बताएंगे। आपको बस ये याद रखना है कि जो पैथोलॉजिकल चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है। एक तो एंडोथेलियल डिस्फंक्शन हो रहा है, दूसरा हो रहा है वेजोस्पाज्म। यही सारी प्रॉब्लम की जड़ है जिसकी वजह से पूरी बॉडी के अंदर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो रहा है और रिजल्ट में क्या हो रहा है, प्रीक्लैम्पशिया हो रहा है। ठीक है, सबसे पहला हम डिस्कस करते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में इंपॉर्टेंट कॉज जो है प्रीक्लैम्पशिया का आर एंडोथेलियल डिस्फंक्शन एंड वेजोस्पाज्म, जो अगर करते हैं सारे ही वेस्कुलर लेवल पे और इफेक्ट करते हैं सारे ऑर्गन्स को। जैसा कि हम जानते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि प्रीक्लैम्पशिया क्या है, एक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है। ठीक है, ये सिर्फ जो है उन्हीं ऑर्गन को नहीं इफेक्ट करता, किन को, लाइक जैसे यूट्रस। प्रेगनेंसी की बात चल रही तो आप समझेंगे कि यूट्रस पे इफेक्ट पड़ रहा होगा, प्लासेंटा पे इफेक्ट पड़ रहा होगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ये सिर्फ यूट्रस और प्लासेंटा तक सीमित नहीं होता, बल्कि ये और ऑर्गन जैसे कि लिवर है, किडनी है, ब्रेन है, इनको भी इन्वॉल्व कर लेता है। ठीक है, सो व्हाट इज हैपनिंग एट ऑल द वेस्कुलर लेवल। तो हमें ये जानना है कि सारे ही ऑर्गन के वेस्कुलर लेवल पे क्या गड़बड़ी हो रही है। ठीक है, तो जो गड़बड़ी वहां होगी यूट्रस पे, प्लासेंटल बेड पे, वही सारी गड़बड़ी जो होती है बाकी सारे डिफरेंट ऑर्गन पे होती है। तो बात ये हुई कि क्या गड़बड़ी होती है, व्हाट इज गोइंग हैपनिंग। जो एंडोथेलियल डिसफंक्शन है एज वेल एज वेजोस्पाज्म जो होता है अकर करता है सारे ही लेवल के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होता है, डिफरेंट फीचर्स प्रोड्यूस होते हैं इन डिफरेंट ऑर्गन। यानी जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी हमारी बॉडी में जो इफेक्ट पड़ेगा जिनका प्रीक्लैम्पशिया का, जिनके ऊपर, वहाँ पे क्या होगा, एंडोथेलियल डिसफंक्शन होगा एज वेल एज वेजोस्पाज्म होगा, जिसकी वजह से डिफरेंट फीचर्स प्रोड्यूस होते हैं। सो जितने भी ऑल द वेजल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन, जितनी भी वेजल्स हैं इंटरनल ऑर्गन की, जैसे कि किडनी है, यूट्रस है, लीवर है, प्लासेंटा है, ठीक है, ये सब इफेक्टेड होती हैं इस पैथोजेनेसिस की वजह से। जैसे कि यहाँ समझिए आप इस बात को, जब ब्लड प्रेशर जो है बढ़ता है, ब्लड प्रेशर के बढ़ने की वजह से क्या होता है, प्रेशर एजेंट जो होते हैं बढ़ते हैं। प्रेशर एजेंट क्या है, ये वेजो प्रेशर एजेंट होते हैं जो कि कॉज करते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द वेसल्स। वेजो प्रेशर एजेंट होते हैं जिन्हें प्रेशर एजेंट यहाँ लिखा गया है। ये क्या है, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स
कॉज करते हैं। उसके अलावा क्या होता है, सेंसिटिविटी जो होती है वैस्कुलर सिस्टम की टू प्रेशर एजेंट बढ़ जाती है। दो बातें बताई मैंने, जब भी बॉडी के अंदर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो प्रेशर एजेंट जो होते हैं बढ़ जाते हैं। प्रेशर एजेंट क्या है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन जो कॉज करते हैं वेसल्स का। उसके अलावा सेंसिटिविटी बढ़ जाती है वेस्कुलर सिस्टम की टू प्रेशर एजेंट के लिए। ओके, अब ये जो वेस्कुलर सिस्टम है इसकी जो सेंसिटिविटी बढ़ रही है वो क्यों बढ़ रही है, वो बढ़ रही है किसी भी जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से। जैसे कि मैंने बताया रिस्क फैक्टर में आपको उसका कोई एक जेनेटिक कॉज भी है जो रिस्क फैक्टर हो सकता है। किसी भी जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से हो सकती है, एबनॉर्मल लिपिड मेटाबॉलिज्म की वजह से भी हो सकती है, या फिर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स के रिलीज होने की वजह से इस वेस्कुलर सिस्टम की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, ये वेस्कुलर सिस्टम जो है जो कि आइडियली कैसा होता है, रिफ्रैक्टिव होता है टू द नॉर्मल सर्कुलेटिंग प्रेशर एजेंट के लिए। वेस्कुलर सिस्टम आइडियली कैसा होता है, रिफ्रैक्टिव होता है नॉर्मली जो सर्कुलेटिंग प्रेशर एजेंट होते हैं। अब प्रीक्लैम्सिया में क्या हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा इसकी जो सेंसिटिविटी होती है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आती है इसके अंदर ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन। आपको ये समझना है कि ये मायोमेट्रियम है यूट्रस की, आपको ये जूम आउट करके दिखाया गया है फिगर के अंदर। आप समझें कि यूट्रस के अंदर बात चल रही है, ये डायग्राम यूट्रस के अंदर का है। ठीक है, यूट्रस की लेयर होती है ना मायोमेट्रियम एंडोमेट्रियम, तो ये जो है साइड मायोमेट्रियम की यूट्रस की, और यहाँ है हमारा डेसिडुआ। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि जो ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन है ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि बहुत प्ले करता है एक प्रोटेक्टिव रोल का इन हाइपरटेंशन के अंदर। आइडियली क्या होता है कि ये देखा गया है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर जो होता है नॉर्मल कंडीशन से थोड़ा नीचे गिर जाता है, यानी एक वुमेन का जब वो प्रेग्नेंट नहीं होती है जो ब्लड प्रेशर जितना रहता है, जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है उससे उसका थोड़ा कम रहता है ब्लड प्रेशर। एक बात तो ये हुई। ठीक है, तो हमें ये जानना है कि ये ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन जो हो रहा है उसके पीछे रीज़न क्या है। ठीक है, तो रीज़न आप इस डायग्राम के ज़रिए समझेंगे कि एक डायग्राम है जिसके अंदर ये जो दिखाई गई है ये क्या है, स्पायरल आर्टरी है। ठीक है, यूट्रस के अंदर स्पायरल आर्टरी प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये जो स्पायरल आर्टरी होती है इनकी लेयर्स होती हैं दो, एक होती है इंटरनल लेयर जिसे बोला जाता है इंटिमा, और दूसरी होती है मस्कुलर लेयर। ठीक है, ये जो लेयर है ये क्या कर रही है, एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ द स्पायरल आर्टरी है। आप यहाँ देखें ये अंदर दिखाई गई है लाइनिंग जो है ये एंडोथेलियल लाइनिंग है, पूरी हमारी स्पायरल आर्टरी है एक। ठीक है, इसके अंदर ये जो दिखाई गई है ये क्या है, एंडोथेलियल लाइनिंग है स्पायरल आर्टरी की। यही जो होती है हमारी रिप्लेस्ड हो जाती है बाई ट्रोफोब्लास्ट। गड़बड़ी क्या होती है, ये जो एंडोथेलियल लाइनिंग है स्पायरल आर्टरी की यही बदलकर यहाँ आ जाता है ट्रोफोब्लास्ट। इसमें क्या है, जब ये आती है मायोमेट्रियम से, जब ये मायोमेट्रियम से आती है टुवर्ड्स द डेसिडुआ की तरफ, तो यहाँ पे क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम है जिसे डेसिडुआ बोला जा रहा है वो क्या करता है, वहाँ ट्रोफोब्लास्ट होता है, वो क्या करता है, रिप्लेस कर देता है एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ द स्पायरल आर्टरी को टू ट्रोफोब्लास्ट। साथ ही साथ क्या करता है, मायोमेट्रियम एंड इवन द लाइनिंग जो होती है मस्कुलर वॉल जो होती हैं कि वो रिप्लेस्ड हो जाती हैं किससे, फिब्रिनॉइड चेंजेस से। तो ये जो स्पायरल आर्टेरियोल्स हैं इनका इन्वेजन दो पार्ट में होता है, एक फर्स्ट इन्वेजन होता है एक सेकंड इन्वेजन। पहला इन्वेजन जो होता है इनका होता है 10 से 12 हफ्ते पे, इसको बोला जाता है डेसिडुअल सेगमेंट। सेकंड इन्वेजन इनका कब होता है, एक होता है 16 to 18 वीक्स पे जिसे बोला जाता है मायोमेट्रियम इन्वेजन। ठीक है, हमने ये बताया ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन होता है प्री इक्लेम्पसिया में। मैंने आपको बताने की इस डायग्राम से ये कोशिश की है कि ये एक यूट्रस का अंदर बात चल रही है। यूट्रस की लेयर आपने पढ़ी होंगी एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम पेरीमेट्रियम, तो ये मायोमेट्रियम है, मायोमेट्रियम में स्पायरल आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, स्पायरल आर्टरीज के अंदर एक होती है एंडोथेलियल लाइनिंग। ठीक है, ये ही चीज़ जो होती है रिप्लेस हो जाती है बाई ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, जब ये मायोमेट्रियम से डेसिडुआ की तरफ जाती हैं स्पायरल आर्टरीज तो ये जो होता है रिप्लेस हो जाती है किससे, ट्रोफोब्लास्ट से। ये आपने याद रखना है। ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन भी दो पार्ट में होता है। इनका जो फर्स्ट इन्वेजन होता है वो होता है 10 से 12 हफ्ते पे, और सेकंड इन्वेजन होता है 16 से 18 हफ्ते पे। ठीक है, इस इन्वेजन के रिजल्ट में अब क्या होगा,
as a result of this invasion what is happening, this spiral arteries ये क्या होंगी, will become high caliber muscular layer which was supposed to be constricted, this is now it has become replaced by a single high caliber vessels. ठीक है, it will be distended, it will result into increased blood flow and decrease pressure and decrease resistance. So low pressure, low resistance and the high flow, so there will be more flow of the blood to the vessels and there will be less resistance, resulting into the blood pressure fall than the normal and maintaining a normal BP. तो अब इस इन्वेजन की वजह से क्या होता है, जब ये स्पायरल आर्टरीज जो होती हैं क्या होगा, ये कैसी हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा हाई कैलिबर हो जाती हैं, जो मस्कुलर लेयर होती है जो कि कॉन्स्ट्रिक्ट करनी चाहिए थी वो कैसे हो जाती है, रिप्लेस्ड हो जाती है बाय अ सिंगल हाई कैलिबर वेजल्स से एंड इट विल बी डिस्टेंडेड, इट विल रिजल्ट इन, इसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड फ्लो जो होता है हमारा बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है और प्रेशर कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। तो लो प्रेशर की वजह से और लो रेजिस्टेंस की वजह से क्या होने लगता है, हाई फ्लो होने लगता है। सो देयर विल बी, ज़्यादा फ्लो होने लगेगा ब्लड का टू द वेजल्स एंड इसकी वजह से क्या होगा, लेस रेजिस्टेंस हो जाएगा और इसकी वजह से ब्लड प्रेशर हमारा कम हो जाता है देन द नॉर्मल। ठीक है, और मेंटेन रहता है हमारा ब्लड प्रेशर और मेंटेनिंग अ नॉर्मल बीपी। ये बात इतनी समझ में आई कि हमारा ये क्या हुआ, रिप्लेस हो गया बाय हाई कैलिबर एंड डिस्टेंशन होने लगा और फ्लो जो हो गया बढ़ गया क्योंकि रेजिस्टेंस एंड प्रेशर कम हो गया है, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो ब्लड प्रेशर होता है वो कम हो जाता है देन द नॉर्मल से। अब बात आती है प्रीक्लेम्शिया की। ये तो हमने अभी बात की, हमने नॉर्मली हमारी प्रेगनेंसी में क्या होता है, लेकिन जो प्रीक्लेम्शिया होता है तो उसमें क्या होता है, जो सेकेंड इन्वेजन होता है, सेकेंड इन्वेजन मैंने आपको कब बताया था, 16 to 18 वीक्स पे होता है, जिसे बोला जाता है स्पायरल आर्टेरियोल्स ऑफ मायोमेट्रियम। ये जो होता है नहीं होता, डज नॉट अकर, जिसकी वजह से क्या होगा, हमने नॉर्मली पढ़ा था कि जो फर्स्ट इन्वेजन होगा वो होगा हमारा 10 से 12 हफ्ते पे, सेकेंड इन्वेजन होगा 16 से 18 हफ्ते पे, जिसके रिजल्ट में क्या होगा, जो स्पायरल आर्टेरियोल्स थी हमारी वो कैसी हो गई थी, हाई कैलिबर की होंगी। अब जब बस सेकेंड इन्वेजन होगा ही नहीं तो इसके रिजल्ट में क्या होगा, हमारे आर्टेरियोल्स क्या होंगे, उनका कैलिबर बहुत कम हो जाएगा। अब जब उनका कैलिबर कम हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, फ्लो कम हो जाएगा और रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। अब जब ब्लड फ्लो होगा इज लेस होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, एनॉक्सिया होगा, नेक्रोसिस होगी, हाइपोमिक हाइपोक्सिक इन्वायरमेंट होगा। ठीक है, सो मैनी चेंजेस एट दैट अकर इन द डिफरेंट ऑर्गन। यानी मैंने बताया कि हमारी जब आर्टेरियोल्स होंगी जिनका कैलिबर कम हो जाएगा, कैलिबर कम होने की वजह से प्रेशर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा और फ्लो जो होगा हमारा कम हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, जब ब्लड फ्लो हमारा कम होगा जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा नेक्रोसिस हो सकती है, एनॉक्सिया हो सकता है, वहाँ पे हाइपोक्सिक इन्वायरमेंट बन सकता है, सो मैनी चेंजेस हो सकते हैं डिफरेंट ऑर्गन के अंदर। ओके, अब आपको एक चीज़ देखनी है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या होता है। नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या होता है कि ये जो वेस्कुलर रिफ्रैक्टिवनेस जो होती है इनहेरिटेंट होती है टू द प्रेशर एजेंट के लिए। बहुत सारे प्रेशर एजेंट होते हैं। प्रेशर एजेंट क्या है, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये वो होते हैं जो ब्लड प्रेशर को हमारे बढ़ा देते हैं। ये एजेंट जो होते हैं जो कि कॉज करते हैं वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, वेसल एजेंट जो कि वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करते हैं, ये नॉर्मली हमारे सर्कुलेशन में प्रेजेंट होते हैं, मगर बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द प्रेगनेंसी की वजह से ये क्या हो जाता है, वेजल्स जो हो जाती हैं वो ज़्यादा रिफ्रैक्टिव हो जाती हैं टू दीज प्रेशर एजेंट एंड इसकी वजह से क्या होता है, इनका रीज़न क्या होता है, ये क्यों रिफ्रैक्टिव हो जाती है, क्योंकि कुछ वेजोडायलेटर रिलीज होते हैं। कौन कौन से वेजोडायलेटर रिलीज होते हैं, जैसे PGI2 है, नाइट्रस ऑक्साइड है, या फिर वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स हैं। तो ये क्या करते हैं, इनको वेस्कुलर रिफ्रैक्टिवनेस को बढ़ा देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये कह रहे हैं कि ये जो होते हैं हेल्प करते हैं वेजल्स को, प्रेशर एजेंट वेजल्स को हेल्प करते हैं ताकि वो बन जाए रिफ्रैक्टिव टू दीज प्रेशर एजेंट। ओके, सो दे आर मोर इन सर्कुलेशन एज अ रिजल्ट ऑफ रिफ्रैक्टिवनेस। मगर प्रीक्लेम्शिया में क्या होता है, प्रीक्लेम्शिया में क्या होता है, वेस्कुलर रेस्पॉन्सिवनेस। यहाँ क्या है, वेस्कुलर रिफ्रैक्टिवनेस है। प्रीक्लेम्शिया में क्या हो जाता है, वेस्कुलर रेस्पॉन्सिवनेस, यानी प्रीक्लेम्शिया के अंदर प्रेशर एजेंट के अगेंस्ट क्या हो जाता है, वेस्कुलर
रेस्पॉन्सिवनेस बढ़ जाती है। उसके अलावा जो ये PGI2 है उसका सिक्रेशन कम हो जाता है। नेक्स्ट जो होता है थ्रोम्बोक्सिन A2, ये भी बढ़ जाता है। ये क्या है, एक प्रेशर एजेंट है जो कि हेल्प करता है प्लेटलेट एग्रीगेशन के अंदर और क्लॉटिंग के अंदर। ये भी क्या है, प्रेशर एजेंट है और क्या करता है, ये वेस्कुलर रिस्पॉन्सिवनेस को बढ़ाता है। उसके अलावा एंडोथिलिन 1 ये भी बढ़ जाता है, ये भी एक प्रेशर एजेंट है। उसके अलावा कुछ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं जो कि इंक्रीज करते हैं इन पेशेंट के अंदर, जो कि रिस्क पे होते हैं कि उन्हें प्रेक्लेम्शिया डेवलप हो सकता है, जैसे कि इंटरल्यूकिन 6 है या ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा है, या क्या कॉज कर रहे हैं, ये एंडोथीलियल इंजरी कॉज करते हैं। या फिर उन पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है कि जिनके अंदर प्रीक्लेम्शिया डेवलप हो चुकी होती है, मगर उनके अंदर जो होता है ये चीज़ जो होती है ज़्यादा देखने को मिलती है इन केस ऑफ नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर, ठीक है। यानी जिनके अंदर रिस्क फैक्टर्स होते हैं या जिनके अंदर प्रीक्लेम्शिया डेवलप हो चुकी होती है, उनके अंदर ये ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हमें देखने को मिलते हैं। नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर हमारे पास ज़्यादातर वेजोडायलेटर होते हैं एज कम्पेयर टू द प्रेशर एजेंट। नेक्स्ट आता है हमारा एंजियोटेंसिनोजन सेकेंड। एंजियोटेंसिनोजन सेकेंड जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट वेसोप्रेसर एजेंट है जो कि रिलीज होता है हमारी बॉडी में इन द सर्कुलेशन, ठीक है। उसके अलावा जो प्लासेंटा होता है, नॉर्मल प्रेगनेंसी की बात चलिए, नॉर्मल प्रेगनेंसी में प्लासेंटा सिक्रीट करता है एंजियोटेंसिनेज। एंजियोटेंसिनेज जाके जब एक्ट करता है एंजियोटेंसिनोजन सेकेंड पे तो ये इसे ब्रेक कर देता है, ठीक है। इसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होता है कि ये जो हमारा एंजियोटेंसिनोजन सेकेंड है जो कि प्रेशर एजेंट है, वो एबल नहीं हो पाता टू एक्ट ऑन द वेजल्स पे, ये एक्ट नहीं कर पाता, ठीक है। बट इन केस ऑफ प्रीक्लेम्शिया, प्रीक्लेम्शिया की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो ये प्रीक्लेम्शिया में क्या होता है, एंजियोटेंसिनोज का जो लेवल होता है वो हमारा हो जाता है कम। अब जब ये कम हो जाएगा तो ये ब्रेक भी नहीं कर पाएगा एंजियोटेंसिनोजन सेकेंड को। अब जब ये एंजियोटेंसिनोजन को ब्रेक नहीं कर पाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा, एंजियोटेंसिनोजन सेकेंड का जो लेवल है वो इन प्रीक्लेम्शिया के अंदर जो होता है बढ़ जाता है, ठीक है। तो इन ऑल हमने ये देखा कि बैलेंस जो बिटवीन है डायलेटर एंड द प्रेशर एजेंट के बीच में, वो जो है हमारा डिस्टर्ब हो जाता है इन प्रीक्लेम्शिया में। जबकि नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर हमें क्या है, वी हैव गॉट मोर डायलेटर इफेक्ट एज वेल एज रिफ्रैक्टिवनेस ऑफ द वेसल। मगर प्रीक्लेम्शिया में मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे क्या होता है, रेस्पॉन्सिवनेस जो होती है वेजल्स की बढ़ जाती है एज कंपेयर टू द नॉर्मल, ठीक है। ये जो प्रेशर एजेंट हैं और जो वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर हैं वो ज़्यादा होते हैं प्रीक्लेम्शिया के अंदर एंड रादर देन द वेजोडायलेटर इन द सर्कुलेशन, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट आता है एंजियोजेनिक फैक्टर। एंजियोजेनिक फैक्टर ये भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फॉर क्रिएटिंग इम्बैलेंस। तो ये जो हमारा एंजियोजेनिक फैक्टर है ये क्या है, एंजियोजेनेसिस से आप क्या पता समझते हैं, एंजियोजेनेसिस का मतलब होता है ज़्यादा पॉलिफ्रेशन होना वेसल्स का। अब जब कहीं ज़्यादा वेसल्स पॉलिफ्रेट करेंगी तो यानी वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई होगी वो भी ज़्यादा होगी। मगर इफ़ दिस फैक्टर इज़ लेस, अगर ये फैक्टर हमारा कम होगा तो एंजियोजेनिक फैक्टर भी ब्लॉक हो जाएगा बाय द एक्शन ऑफ द एंजियोजेनिक फैक्टर। सो यहाँ पे क्या होगा, लेस फॉर्मेशन होगा वेस्कुलर सिस्टम का एट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। तो अगेन इसकी वजह से क्या होगा, जब वेस्कुलर सिस्टम ज़्यादा नहीं बनेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, वेजोस्पाज्म होगा और एंडोथेलियल इंजरी होगी। तो ये जो एंजियोजेनिक फैक्टर हैं जैसे कि वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर हैं या प्लेटलेट ग्रोथ फैक्टर हैं, ये क्या करते हैं, एक्ट करते हैं अपने रिसेप्टर्स पे और कॉज करते हैं एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस मींस पॉलिफरेशन, ठीक है, ऑफ द ब्लड वेसल्स, ठीक है। मगर जो ये मगर जो ये इसमें प्रीक्लैम्शिया में होता है, एंजियोजेनिक फैक्टर के बजाय वहाँ प्रेजेंट होते हैं एंटी एंजियोजेनिक फैक्टर्स। ये जो एंटी एंजियोजेनिक फैक्टर्स होते हैं ये ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू एंजियोजेनिक फैक्टर्स। ये क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं रिसेप्टर्स लेवल पे। ये क्या कर देते हैं, रिसेप्टर जो साइड्स हैं उन्हें ब्लॉक कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे एंजियोजेनेसिस नहीं होती। अब जब एंजियोजेनेसिस नहीं होगी तो पॉलिफरेशन नहीं होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, जैसे कि सॉल्युबल एसएनएस है या फिर सॉल्युबल ट्रायोसिनेज काइनेज 1 है या फिर ई इंडोग्लिन है, तो ये क्या होते हैं, ये एक्ट करते हैं एंटी एंजियोजेनिक फैक्टर्स की तरह एंड दे आर फाउंड
मोर इन द प्री क्लैम्शिया के अंदर। उसके अलावा प्री क्लैम्शिया के अंदर एक चीज़ और देखने को मिलती है, एबनॉर्मल लिपिड मेटाबॉलिज्म। एबनॉर्मल लिपिड मेटाबॉलिज्म की ज़्यादा देखने को मिलता है फ्री रेडिकल्स के अंदर, या फिर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ के अंदर, या फिर लिपिड पेरोक्साइडेज के अंदर। इसकी वजह से क्या होता है, हमारी हो जाती है एंडोथेलियल इंजरी। हमने बताया कि नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर मैंने बताया कि वेस्कुलर रिफ्रैक्टिवनेस होती है, जबकि प्री क्लैम्शिया के अंदर क्या बताया मैंने आपको, वेस्कुलर रेस्पॉन्सिवनेस बढ़ जाती है टू द प्रेशर एजेंट। प्रेशर एजेंट क्या चीज़ है भाई, जो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज कर रही है। सेकेंड चीज़ बताई मैंने एंजियोटेंसिन सेकेंड के बारे में। नॉर्मल प्रेगनेंसी में प्लासेंटा एंजियोटेंसिनेज रिलीज करता है, ये ऐसे आके एंजियोटेंसिनोजन 2 को तोड़ देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये वेजल्स पे जाके एक्ट नहीं कर पाता। ठीक है, जबकि प्री क्लैम्शिया के अंदर जो एंजियोटेंसिनेज है इसी का ही लेवल कम हो जाता है। जब इसका लेवल कम हो जाता है तो ये इसे ब्रेक नहीं कर पाएगा, जब इसे ब्रेक नहीं कर पाएगा तो इसका लेवल हमारी बॉडी के अंदर बढ़ने लगेगा। नेक्स्ट बताया एक एंजियोजेनिक फैक्टर होते हैं नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर, प्री क्लैम्शिया में आ जाते हैं एंटी एंजियोजेनिक फैक्टर्स। ठीक है, उसके अलावा मैंने बात की एबनॉर्मल लिपिड मेटाबॉलिज्म, जो कि देखने को मिलता है प्री क्लैम्शिया के अंदर। तो इन टोटल ऑल दीज फैक्टर्स लीड टू वेजोस्पाज्म एंड एंडोथेलियल डिसफंक्शन, जिसकी वजह से फाइनली क्या हो रही है, हमारी हो रही है हाइपरटेंशन। तो इसको हम इस तरीके से सम अप कर सकते हैं कि जैसे कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में हमारा क्या होता है, वेजो डायलिटेशन होता है। वेजो डायलिटेशन यानी डायलिटेशन ऑफ द वेजल्स बढ़ जाता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन जो है कम हो जाता है, और यूट्रोप्लासेंटल जो सर्कुलेशन है वो भी हमारा बढ़ जाता है, यानी ब्लड फ्लो बढ़ रहा है। और प्री क्लैम्शिया में क्या हो रहा है, देयर इज वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन जो कि इंक्रीज कर गया है, और उसकी वजह से हो रहा है यहाँ पे हाइपरटेंशन। एक चीज़ और होती है यहाँ पे होता है ऑर्गन परफ्यूजन। ऑर्गन परफ्यूजन जो होता है कम हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जब ब्लड जो होता है ऑर्गन के लिए इजीली सही से जो होता है ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता, तो उसे बोला जाता है ऑर्गन परफ्यूजन। यानी ऑर्गन परफ्यूजन कैसा हो रहा है, ब्लड जो है ऑर्गन्स को, डिफरेंट ऑर्गन को प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा। अब जब ऑर्गन को नहीं ट्रांसपोर्ट हो रहा तो क्या हो सकता है, वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। किस किस ऑर्गन को नहीं हो रहा, जैसे यूट्रस में, प्लासेंटा में नहीं ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा तो क्या हो जाएगा, IUGR यानी इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है। किडनी को अगर प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो ओलिग्यूरिया हो सकता है। लीवर को नहीं होगा तो इस्चीमिया हो सकता है। ब्रेन को अगर प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो क्या हो सकता है, सीजर्स हो सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और होती है प्रीक्लैम्शिया में, एंडोथेलियल डिसफंक्शन जो होता है बढ़ जाता है। इसमें क्या होता है, कैपिलरी लीकेज होने लगता है। एंडोथेलियल जब डिसफंक्शन होने लगता है कहाँ पे होता है, एट द लेवल ऑफ कैपिलरीज पे कैपिलरी लीकेज होने लगता है। क्या होने लगता है इसके अंदर, एंडोथेलियल डिसफंक्शन। एंडोथेलियल डिसफंक्शन जो होता है एट द लेवल ऑफ कैपिलरी होता है। कैपिलरी जो होती है लीकी हो जाती है। अब जब कैपिलरी लीकी हो जाएंगी तो वहाँ क्या हो सकता है, फ्लूइड निकल के बाहर आने लगेगा, तो एसाइटिस हो सकती है, एडिमा हो सकता है, प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है, प्रोटीनूरिया हो सकता है। इसके अलावा एक चीज़ और होती है प्री क्लैम्शिया के अंदर, एक्टिवेशन हो जाता है कोगुलेशन सिस्टम का। कैपिलरी फ्लूइड जो होता है बाहर आने लगता है, इसकी वजह से क्या होता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है और DIC हो जाता है। DIC मीन्स डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। एक चीज़ और होती है प्री क्लैम्शिया के अंदर, हीमो कंसंट्रेशन होने लगता है। हीमो कंसंट्रेशन से आप क्या समझ रहे हैं, क्योंकि जो हमने भी बताया कि यहाँ पे क्या हुआ, एंडोथेलियल डिसफंक्शन हुआ। एंडोथेलियल डिसफंक्शन में क्या हो रहा है कि कैपिलरी हमारी लीक हो रही है। अगर कैपिलरी जितनी ज़्यादा लीकी होंगी तो उसकी वजह से क्या होगा, जो फ्लूइड होगा वो बाहर आने लगेगा, और जो कंपोनेंट हैं सेलुलर कंपोनेंट वो क्या होंगे, वो हमारे अंदर ही रह जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हीमो कंसंट्रेशन होने लगेगी। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं जो पैथोगनोमिक फीचर्स था। तो ये इस तरीके से हमने समझा कि किस तरीके से हाइपरटेंशन डेवलप होता है इन प्री क्लैम्शिया। तो ये सब जो कॉजेज हैं सब मिलकर डेवलप करते हैं हाइपरटेंशन। नेक्स्ट पैथोगनोमिक जो फीचर्स है प्री क्लैम्शिया का, वो है हमारा एडिमा। एडिमा के ऊपर बात करते हैं। एडिमा में क्या होता है, जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है या रिलीज होता है फ्री रेडिकल्स का, तो इसकी वजह से रिजल्ट में होती है एंडोथेलियल इंजरी। एंडोथेलियल इंजरी के रिजल्ट में क्या होता है, कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ जाती है। कैपिलरी जब परमेबिलिटी बढ़ जाएगी तो इसकी वजह से क्या होगा, ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो हो जाता है हमारा कम। उसके अलावा जैसे कि अब ये बात दिमाग में आनी चाहिए कि कैपिलरी परमेबिलिटी आखिर क्यों बढ़ रही है। ठीक है, कैपिलरी परमेबिलिटी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि फ्लूइड क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। ठीक है,
अलॉन्ग विद द फ्यू मॉलिक्यूल्स, वो भी बाहर जा रहे हैं, ठीक है। सो ब्लड का जो हुआ ऑस्मोटिक प्रेशर वो कैसा हो गया हमारा, कम हो गया, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कैसे हो जाएगा, बाहर जा रहा है तो बाहर वाला बढ़ जाएगा। तो इससे क्या हुआ, इट विल क्या कर रहा है, रेस्पेक्टिवली ऑन पुलिंग थिंग्स आउटसाइड इनटू द एक्स्ट्रा वैस्कुलर कंपार्टमेंट, तो वो चीज़ें भी बाहर ले जाता रहेगा अपने साथ साथ। नेक्स्ट जो पैथोजेनिक फीचर है हमारा प्रोटीन्यूरिया है। प्रोटीन्यूरिया क्यों हो रहा है, व्हाट इज द कॉज ऑफ प्रोटीन्यूरिया। इसके अंदर जो हम जो भी बात करते हैं प्री क्लैम्शिया के अंदर चेंजेस के अंदर, वो जो होते हैं प्रोटीन्यूरिया वाले, वो कहाँ हो रहे होते हैं, हम बात कर रहे होते हैं एट द लेवल ऑफ किडनी। जैसे कि आपको याद होगा किडनी का स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन है। आपने याद होगा पुराना अपना पहला वाला अपना दिमाग में दोहराइए, जैसे आपने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था किस तरीके से। यहाँ बोमन्स कैप्सूल होता है, फिर उससे पीसीटी निकल रही होती है, फिर लूप ऑफ हैनले बनता है, फिर डीसीटी बनती है, फिर जाके कलेक्टिंग डक्ट बनती है। इतना याद आ गया आपको। अब आप याद कीजिए जो ये बोमन्स कैप्सूल होता है, बोमन्स कैप्सूल को दो आर्टरीज जो होती हैं ब्लड सप्लाई करती हैं, एक एफरेंट आर्टरीज थी, एक इफरेंट आर्टरी थी। तो आपको बस यही याद रखना है, यहाँ बात चल रही है एफरेंट आर्टरीज की। तो ये जो एफरेंट ग्लोमेरुलर आर्टरीज होती हैं उनके अंदर होने लगता है कॉन्स्ट्रिक्शन। अब वो ब्लड लेके आ रही है किसको, ग्लोमेरुलस को, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, कुछ एनॉक्सिक चेंजेस डेवलप होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ हो जाती है एंडोथेलियोसिस। अब ये एंडोथेलियोसिस होने की वजह से क्या होगा कि जो ये डिपोजिशन होगा इन सेल्स का वो जाके डिपॉजिट होने लगेगा, इसे ही बोला जाता है एंडोथेलियोसिस। फिर उसकी वजह से क्या होगा, कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ जाएगी। कैपिलरी परमेबिलिटी के रिजल्ट में क्या होगा, लीक होने लगेगा प्रोटीन, और जिसके रिजल्ट में क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन प्रोटीन का जो हो जाएगा हमारा डिक्रीज। मैंने आपको बताया प्री क्लैम्शिया में जब हम प्रोटीन्यूरिया की बात कर रहे हैं तो वो कहाँ बात कर रहे हैं, एट द लेवल ऑफ किडनी। किडनी में भी और अंदर जाइए तो आपको याद होगा कि किडनी का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, हमारा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के भी अंदर जाइए आप और उसमें डिटेल में जाइए। नेफ्रॉन का आपको स्ट्रक्चर याद करना है कि एक बोमेंस कैप्सूल होता था, फिर उसके पूरा स्ट्रक्चर था, ठीक है। बोमेंस कैप्सूल में यहाँ बस बोमेंस कैप्सूल तक आप रहिए। ये जो आर्टरीज लेके आती हैं ब्लड, उन आर्टरीज का नाम होता है एफरेंट आर्टेरियोल। उनके अंदर हो जाता है कॉन्स्ट्रिक्शन, कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से होता है एनॉक्सिक चेंजेस, जिसकी वजह से हो जाती है एंडोथेलियोसिस। एंडोथेलियोसिस मतलब क्या है, डिपोजिशन होने लगता है सेल्स का यहाँ पर, ठीक है। इसकी वजह से कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ती है। कैपिलरी परमेबिलिटी की वजह से क्या होता है, प्रोटीन का लीकेज जो होता है बढ़ जाता है। उसकी वजह से रिजल्ट में क्या होता है, जो रीअब्जॉर्प्शन होना चाहिए था प्रोटीन का वो हो जाता है हमारा कम। तो आज मैंने बात की आपसे इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ प्री क्लैम्शिया के बारे में, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ प्री क्लैम्शिया की। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।